बातों को मद्देनजर रखते हुए एससीईआरटी के द्वारा एक समझ मॉड्यूल पढ़ना नहीं जानता है, लेकिन आप तक पहुंचते पहुंचते लगभग बच्चे सीख लेते हैं। तो उसके आगे का ज्ञान उसको अर्जित करना है। वो प्रतिफल आपके पाठ में निर्धारित है कि क्या प्राप्त करना है। उसके अनुरूप आपको निर्धारण करना है कि हम किस तरह से सिखाएंगे जो बच्चों का समझ विकसित हो पाए। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आप लोगों को इस प्रशिक्षण में बुलाया गया। प्राप्त करने के लिए आप कौन सी गतिविधि या शैक्षिक प्रक्रिया अपनाएं ताकि बच्चा अधिक से अधिक समझ विकसित कर पाए। आप सभी लोग जानते हैं कि अभी शिक्षा में नवाचार का प्रयोग हो रहा है। वाकिफ है सब? करते भी हैं। इसमें आपको फ्रीडम रहता है, आप अपने अनुसार किसी भी विधि से उसको सिखा सकते हैं। उद्देश्य हमारा ये रहता है कि बच्चा अच्छे से अच्छा समझ प्राप्त कर सके। हो सके ये ऐसा हम लोग को लगता है कि 2010 से नवाचार आया है हिंदी भाषा में, लेकिन है नहीं। अंग्रेजी शिक्षा में अन्वेषण बराबर होते रहा है। एक औजार है उसका साउंड, जिससे वो देखता है कि दीवार सीधी जा रही है या नहीं। यदि कहीं पर भी दीवार सीधा नहीं जाता है तो उसको उसी जगह वो ठीक करने का प्रयास करता है, तभी ऊपर की जुड़ाई करता है। ऐसा अगर नहीं करे तो दीवार की मजबूती उतनी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए, उसको गिरने का डर रहेगा। कहता है ना सीधा देखे, यदि बाहर आ गया तो उसको अंदर करता है साउंड करके ठेल के, यदि कहीं गड्ढा है तो फिर से उसको ठीक करता है और सीधी करने के बाद ही आगे जोड़ता है। हम लोगों को भी उसी राजमिस्त्री की तरह कार्य करना है। यदि बच्चे में कोई कमी रह जाती है सीखने में, उसके समझ को विकसित होने में, उसी लेवल में, उसी वर्ग में हमें वो सुधार कर देना है, तभी आगे वो अच्छा कर पाएगा। ज्ञान का स्थायी होना और स्थायी होने के ज्ञान पता भी नहीं था वो आग ठंडी पड़ी थी, हमको पता भी नहीं था वो आग ठंडी पड़ी थी। जिस आग पर आज पानी सहसा उबलने लगा है, आग पर आज पानी सहसा उबलने लगा है। धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है, धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है। जो आदमी मर चुके थे मौजूद है इस हवा में, जो आदमी मर चुके थे मौजूद है इस हवा में। हर एक सच कल्पना से आगे निकलने लगा है, हर एक सच कल्पना से आगे निकलने लगा
निकल पहुँच कर कपड़े बदलने लगा है। धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है। वातावरण सो रहा था, अब आंखें मलने लगा है। धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है। मौसम बदलने लगा है। बदलने लगा है। धन्यवाद आप सभी का राष्ट्रगान। अच्छा, राष्ट्रगान के लिए सभी लोग सीधा खड़े हो जाएं। अब केवल 4 साल बचा है। मैं भी अच्छे संस्थानों से पढ़ा भी हूँ और पढ़ाया भी हूँ, लेकिन सर का जो समझाने का तरीका था मुझे बहुत ही यूनिक लगा। शुरू में दाब के संबंध में बताया, फिर एक शिक्षक को खड़ा करके बताया कि इसका कितना वजन होगा किलोग्राम में, फिर उन्होंने लीटर में पूछा और फिर वीडियो के माध्यम से भी दिखाया गया कि जोड़ घटाव तो सीखते हैं, लेकिन लर्निंग आउटकम्स हम कैसे समझेंगे कि हमने जो जोड़ घटाव सिखा दिया बच्चों को, हम कैसे समझेंगे कि लर्निंग आउटकम्स जो है वो पूरा हो गया या क्या आया। तो बच्चे जब दुकान जाते हैं 10 का 3 आइटम है, वो दुकानदार से खरीदते हैं। मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, पूरा संदर्भ दे रहा हूँ। और उनके वो बच्चा जो है वो 50 रुपये का नोट देता है, दुकानदार उसे 10 रुपये लौटाता है। यदि बच्चा यह कह दे कि हमने 30 रुपये का सामान लिया, मैंने आपको 50 का नोट दिया, आपने 10 रुपया केवल दिया, 10 रुपया और आपको लौटाना है, तो समझ जाइए लर्निंग आउटकम्स जो है वह पूरा हो गया। बहुत ही अच्छा उदाहरण था, और भी उदाहरण था। और प्रिंसिपल सर का एक बताने का अंदाज जो है, इसलिए मैं सर को याद भी होगा कि मैं पूरे सदन में मैं कहा था कि सर आप जरूर ज़्यादा समय हम लोगों को दीजिए, आप लोग भी सुने होंगे। तो ये चला, प्रशिक्षण सत्र चला, बहुत ही अच्छा रहा। उसके बाद भोजनावकाश हुआ, हम सभी शिक्षक बन गए, स्वादिष्ट। मेरा नाम कृष्णा कुमारी है और यहाँ पे अंग्रेजी के व्याख्यान इंग्लिश पेडागोजी के लेक्चर के रूप में यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया हुआ है, अपॉइंट हुई हूँ। इससे पहले मैं जब मतलब बीएड करने के जस्ट बाद, हमने भी बीएड किया था, तो उसके जस्ट बाद डीएवी में भी मैं पढ़ाई हुई हूँ कुछ साल, नर्सरी क्लासेस, देन हाई स्कूल को पढ़ाया। उसके बाद डिग्री कॉलेज में भी 6 मंथ पढ़ाया। और उसके बाद मैंने टिप्सर कॉलेज ऑफ एजुकेशन, देवघर का जो टिप्सर कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, उसमें भी 4.5 years वहाँ पे भी मैंने डीएलएड, बीएड और एमएड तीनों सेशन को, तीनों जो है क्लासेस उनको पढ़ाया है। उसके बाद अब वहाँ से यहाँ पे हमारी ज्वाइनिंग हुई है और हम अभी आप लोगों के बीच हैं। तो और हमको ये भी पता है कि जो आप लोग हाई स्कूल शिक्षक पर आपकी भी डिग्रियाँ, बहुत लोगों के पास पीएचडी और नेट है, तो सारे वेल क्वालिफाइड हैं, सब अपने विषय के प्रकांड मतलब विद्वान है। इसलिए कच्ची मिट्टी तो बात है खाली, नॉलेज वैक्यूम होता है और हमको उसमें नॉलेज को और भरना रहता है। बट नाउ वी आर नोइंग कि ऐसा नहीं है। एक जब छोटा सा बच्चा भी कक्षा में आता है तो वो ज्ञान का भंडार
अनुभव साथ लेकर के आता है। तो जब हम उसको जगह देते हैं तो वो भी बोलता है और उससे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। उस छोटे से बच्चे से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। आप लोग तो फिर शिक्षक हायर क्लासेस के शिक्षक हो, 9-10 के शिक्षक हो, पर हम लोग देखते हैं कि जब एकदम छोटी कक्षा में भी कोई सवाल अगर हमने कक्षा में रख दिया तो उसके जवाब तरह तरह के आते हैं और हम पाते हैं कि हमारे नॉलेज, तो यहाँ पे तो खैर विद्वान ही बैठे हुए हैं, तो नॉलेज को एनहांस होना ही होना है। ठीक है, तो हम लोग यही यहाँ पे नॉलेज शेयरिंग करेंगे एक दूसरे से, ताकि हम लोग अपना जो ज्ञान है बढ़ा सकें। होता क्या है ना कि जब हम लोग पढ़ा रहे होते हैं स्कूल के एक सेटअप में माहौल में होते हैं तो एक उदासीनता सी आ जाती है। फिर क्या होता है कि स्लोली हमको कहते हैं पढ़ो इसको, रीड करो, उसी समय सुनते हैं, उसी बात को हम फिर अपनी भाषा में समझाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि जो मूल चीज है कहीं अलग हो जाती है, हम खुद से अलग हो जाते हैं, मतलब अपनी दुनियादारी वाली चीजों में ज्यादा खो जाते हैं। जो हमारा शिक्षक जो होता है वो कहीं सो जाता है और उस शिक्षा को जगाने के लिए इस तरह का ट्रेनिंग जो है वो हमको लगता है जरूरी है। और जस्ट हम एक बार एक दूसरे से जब बातें करेंगे, शेयर करेंगे तो बहुत सारी चीजें जो ये नॉलेज जो हम लोग बात करने आए हैं ये ऑलरेडी हम जान रहे हैं, बस हम लोगों को खुद को याद दिलाने की जरूरत है। ऐसा है ना, बस याद दिलाने की जरूरत है कि ये चीजें हैं और अब हमको इसको क्लासरूम में अब इम्प्लीमेंट भी करना है। करेंगे तभी बच्चे भी चहकेंगे, बच्चे भी पार्टिसिपेट करेंगे, खुश होंगे और देखेंगे कि हमें भी जो है एक सेटिस्फेक्शन का अनुभव होगा। अदरवाइज कक्षा पे तो गए पर कक्षा में रहे नहीं। तो ठीक है, इसी के साथ अब हम चाहेंगे कि पिछली कक्षा के अनुभव हम लोग एक एक करके थोड़ा सा शेयर करें ताकि अगली कक्षा से उसको हम जोड़ सकें। जानकारी लेनी है और लर्निंग आउटकम्स के तहत हमें नवाचार जो करेंगे जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग आउटकम हो, तो ये चीज़ें हमें देखनी है। और दूसरी बात, नवाचार क्या है कल ये बताया गया, उसके संकेतक इंडिकेटर्स, और उसके बाद नवाचार कब से मतलब हम लोग के बीच में ज़्यादा चर्चा में आया ये हमें समझाया गया। और कल यही 2-3 चीज़ें हम लोग को समझाएंगे क्योंकि लेट हो गया था। इसके आगे और मेरा नाम डॉक्टर राहुल देव मिश्रा है और मेरा अनुभव यहाँ से जुड़ा हुआ है। अनुसर इसलिए साथ बोल रहे हैं। अभी आज मौका मिला है यहाँ पीछे बैठने का, कभी वहाँ सामने होकर किया करता था। तो मैं कृष्णा की बात पे थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि जो शिक्षक शब्द है यदि शिक्षक के साथ सीमित कर दिया जाए तो वो फिर उसमें परेशानी हो जाती है। उसके साथ में अधिगम कर्तव्य के रूप में दिया जाए, क्योंकि वो जो प्रक्रिया है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, तभी वो पूर्ण होती है। मुझे अनायास एक याद आता है थ्योरिस्ट का, पॉलो फ्रेरे का। उनका बिग पॉट स्मॉल पॉट थ्योरी था कि कोई ज्ञान का भंडार नहीं, शिक्षक ऐसा नहीं को पूरा पॉट में है वो, और छोटे पॉट में ज्ञान को उड़ेल दिया। ये ड्यूटी हमारी नहीं है, क्योंकि हम शिक्षा एक ऐसी चीज है, ज्ञान एक ऐसा चीज है जिसको हम सतत प्राप्त करते रहते हैं, जीवन के अंतिम क्षण तक उसको हम स्वीकार करते रहते हैं। ज्ञान वही चीज है जो मैम आप कह रही थी, समझ वाली बात, जो आज के संदर्भ में सबसे ज्यादा उचित है उस पर बात करना। शिक्षा या शिक्षण, उसके साथ में जब हम अधिगम को जोड़ेंगे, उसके साथ आत्मसात कर लेंगे, तब वो सबसे बेहतर परिणामदायी होगा। और चूंकि प्रतिफल का मतलब ही होता है जो हमने प्राप्त किया, जो रिजल्ट आया, और यदि छोटे से उसके भावार्थ में आएंगे तो जो चेंजेज आए बच्चों के बीच में या हमारे ज्ञान में, जो चेंजेज आए छोटे हो या बड़े हो, वो सभी प्रतिफल होते हैं। तो हम शिक्षक के साथ साथ एक परामर्शदाता, उसके साथ में हम अधिगम कर्ता के रूप में अपने सहयोग को, यदि अपनी भूमिका को रखेंगे तो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं यहाँ इस कक्षा में बहुत बिल्कुल
ये प्रश्न भी आया। इस पर सभी शिक्षकों ने ध्यानपूर्वक अपने ज्ञान संवर्धन करने के लिए मोबाइल, नेट, इंटरनेट इन सबों का प्रयोग कर उनको खोजने का प्रयास किया। यह खोजने की गतिविधि ही हमें अपने अधिगम के तरफ आगे बढ़ाई। इसको हम लोग अपने व्यवहार से सीखने लगे। इस बात को ही यहाँ पे अधिगम के रूप में स्थापित किया गया। पुनः इसके बाद हम लोग कुछ वीडियो क्लिप्स देखे जिसमें सीखने की प्रक्रिया को समझाने के साथ साथ उस सीखने की जो विषय वस्तु है उससे संबंधित प्रश्नावली तैयार कर उस प्रश्नावली के द्वारा आउटकम को प्राप्त करने का प्रयास किया गया। उस प्रयास को कैसे परोसा जाए इसके लिए हम लोगों को वीडियो क्लिप दिखाया गया और इस वीडियो क्लिप के बाद हमारी कक्षा अपने अवसान की तरफ बढ़ने लगी और धीरे धीरे ये अवसान समाप्त हो गया और फिर हम अगले दिन उपस्थित हो गए। धन्यवाद। जो हमने सीखा उसका आउटकम, अगर हमने जो सीखा उसका आउटकम ही नहीं आए तो उस अधिगम, उस लर्निंग का कोई मतलब नहीं बनता है। अब यहाँ पे है कि आउटकम कैसा और लर्निंग करते क्यों है भाई, हम सीखते क्यों हैं, बच्चा कक्षा में आता क्यों है, क्या ये जो हम क ख ग पढ़ा रहे हैं, एनवायरमेंटल साइंस पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, म्यूजिक पढ़ा रहे हैं, पढ़ा क्यों रहे हैं, क्या उद्देश्य क्या है, क्या इसका आउटकम होना क्या चाहिए, प्रतिफल होना क्या चाहिए, क्या होना चाहिए। हैं हम एक चाहते हैं कि हर दृष्टि से वो डेवलप्ड हो, समाज का एक सफल नागरिक बने जो हर तरह से समाज को अपलिफ्ट करने में अपना सहयोग दे सके। यही हमारा उद्देश्य होता है ना। एक बच्चा जब कक्षा में आता है वो अंग्रेजी इंग्लिश सीख रहा होता है, जब हम इंग्लिश की कुछ कहानियां सिखा रहे होते, कोई स्टोरी सिखा रहे होते, उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य हम कुछ उद्देश्य अपने माइंड में सेट करके जाते हैं। जब हम बीएड और डीएलएड में पढ़ रहे होते हैं तो उस उद्देश्य को हम लिखते हैं, लर्निंग प्लान करते हैं और शिक्षक, लेकिन बाद में वो उद्देश्य बहुत हद तक हम माइंड में ही सेट करके जाते हैं और लिखना भी है आप लोगों को वैसे, लेकिन भी सेट करके हम जाते हैं। अब जब अगर हम अंग्रेजी सिखा रहे हैं तो उद्देश्य होता है कि मेरी कक्षा में अगर उसने एक चैप्टर पढ़ा तो कुछ मोरल्स उसको मिल जाए। अगर जैसे हमने झूठ बोलने या जो गड़ेरिया वाली स्टोरी थी यहाँ पे कोई, तो वहाँ पे होता है कि बच्चे ने जब सीखा तो जब वो सोसाइटी में जाए तो उस लर्निंग को लेके वो वैसा ना करे, वो एक्सपीरियंस जो उसको हासिल हुआ वो 10 शब्द इंग्लिश के 10 शब्द सीखे। अब 10 शब्द सीखना हमारा उद्देश्य है, हमने सिखा दिया, आउटकम क्या हुआ, आउटकम क्या आएगा, जब उसको यूज करता है, जब वो यूज करता है उस मॉडल को, जब उस टीचिंग को जो उसने कहानी पढ़ी उसकी मॉडल्स को जब वो उससे सीख करके अपने जीवन में उसको यूज कर रहा है तब वो आउटकम हुआ। जब उसने उस शब्दों को सीखा और उसको अपनी भाषा में प्रयोग करने लगा वो आउटकम हुआ। हिंदी की अब एनवायरमेंटल साइंस हम सिखा रहे हैं, एनवायरमेंटल साइंस हम पढ़ा रहे हैं, क्या उद्देश्य है, अगर बच्चे ने पढ़ा और वो कक्षा में गंदगी फैली हुई है उसको कोई मतलब नहीं है, वो खुद ज्यादा से ज्यादा गंदगी इधर से उधर फैला रहा है, प्लास्टिक यूज कर रहा है, अपने आप को साफ सुथरा नहीं रख रहा है, तो फिर आउटकम हुआ नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम कॉन्क्रीट, यहाँ पे जब एक शिक्षक अपने विषय को लेकर के जा रहे हैं तो उनके दिमाग में ये तो क्लियर ही होना चाहिए कि वो इसके बाद
उद्देश्य के साथ है और उस उद्देश्य को फलीभूत होना चाहिए। लर्निंग आउटकम एक्सपेक्ट करते हैं बच्चे में, कौन सा लर्निंग आउटकम सोच के हम जाते हैं कि ये परिवर्तन दिखेगा बच्चे में, ये वो करेगा। मतलब बच्चा हम जब लिखते हैं तो ऐसा ही लिखते हैं कि बच्चा ऐसा करता है, नहीं। तो ऐसा आप अपने किसी एक चैप्टर पे सोचिए और हमको 2 आउटकम उस चैप्टर का एक बार जरा सा बताने की कोशिश करें। कोई भी, सारे लोग 2 मिनट सोचे किसी चैप्टर पे। उसमें मैंने वो पढ़ाया क्लासिफिकेशन में मैंने उन्हें एक ब्रायोफाइट्स पढ़ाया। तो ब्रायोफाइट्स के अंदर उन्हें बताया कि उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आप उसका लर्निंग आउटकम हम बच्चे में ये देखेंगे कि जब बच्चा बाहर लेके गए तो वो उस पौधे को पहचान लो, ये मेरा लर्निंग वो वहाँ आइडेंटिफाई करता है, वो आइडेंटिफाई करता है, आउटकम है। फिर पढ़ाई का कुछ पल में हमको ये आउटकम मिला, उसने आइडेंटिफाई कर लिया। और कोई अपने सब्जेक्ट में? और यस सर। मेरा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, तो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताते हैं। बच्चों को बता रहे हैं कि कैसे राष्ट्रीय संपत्ति का सम्मान करें। और कल फिर से हमारे सिखाने के बाद या हम उससे शामिल होने के बाद कल बच्चा आता है, बेंच को उठाकर दूर से छोड़ता है, उसे तोड़ दे रहा है, दीवारों को तोड़ रहा है। उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया। वो जो परिवर्तन था, जो आउटकम था ओरिजिनली, वो आया नहीं, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। तो मुझे जो गुरु ने सिखाया था, महाभारत की एक स्टोरी बता रहे थे। जब गुरुजी पांडवों को पढ़ा रहे थे तो उसमें शिक्षा ग्रहण में एक शब्द, एक सेंटेंस आया, सदा सत्य बोलो। तो बाकी चारों भाई बार बार बता दे रहे थे, युधिष्ठिर नहीं बता पा रहे थे। तो उन्होंने, उनकी जब पिटाई होने लगी तो उन्होंने कहा कि गुरुजी ये शब्द तो, ये पंक्ति तो मुझे शुरू में ही याद हो गया था, लेकिन मैं इसे व्यवहार में नहीं ला पा रहा था, मेरे से झूठ बोला जा रहा था, तो फिर वो प्रतिफल नहीं आया। बहुत 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 ही अच्छा एग्जाम्पल। वही एक बार वो महात्मा गांधी वाली भी बात है कि गुड़ खाने वाली, कि वो नहीं कह सके कि गुड़ नहीं खाना चाहिए, मीठा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो खुद खाते थे। तो जो लर्निंग थी वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही थी, व्यवहार में नहीं थी। तो यहाँ हम जो भी लर्निंग कर रहे हैं उसका उद्देश्य यही है कि वो उसे अपने व्यवहार में लाए, तभी वो लर्निंग सफल है। अदरवाइज लर्निंग का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ एग्जाम पास करना कभी भी उद्देश्य नहीं है, वो जस्ट एक मोटिवेशन है ताकि वो लर्निंग ज्यादा से ज्यादा कर ले और हम उसको आकलन कर सके। क्योंकि हम व्यवहारिक जीवन में हर समय जाके उसको नहीं देख सकते हैं। अब आप देखेंगे कि हमारा जो रिपोर्ट कार्ड भी है वो चेंज हुआ है, जिससे कि वो चीजें भी, आपका आउटकम भी बहुत हद तक रिपोर्ट कार्ड जो है वो जस्ट कर रहा है, जो भी है। तो यहाँ हमने यहाँ से सब कुछ कहना चाह रहे हैं कि सर सीखने के प्रतिफल समझ के रूप में, तो हम लोगों ने लेसन प्लान बनाने के दौरान जो बेसिक उद्देश्य निर्धारित किए थे, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक 3 उद्देश्य। तो ये तीसरा उद्देश्य जो था क्रियात्मक पक्ष, कि बच्चे ये व्यवहारिक में प्रकट कर सकेंगे, स्पष्ट कर सकेंगे, ये जस्ट अप्लाई वाली बात थी। और जब तक ये प्रतिफल प्रकट नहीं होता है बच्चे के अपनी जिंदगी में, तब तक वो सही सीख या समझ विकसित नहीं हो सकता है। इसी प्रतिफल को और अधिक प्रभावशाली ढंग से या उचित तरीके से कैसे विकसित करना है, तमाम चर्चाओं में मैं देख रहा हूँ कल से कि क्या कमी रह जा रही है। इसमें हम लोग याद कीजिए कि महान शिक्षा शास्त्री फिक्की, जिन्होंने टीचिंग के 3 लेवल को स्पष्ट किया था कि स्मृति स्तर के शिक्षण, और फिर तार्किक स्तर, अवैध स्तर और तार्किक स्तर। तो ये बच्चे के उम्र, कक्षा परिस्थिति, बच्चे के वैज्ञानिक स्तर, इन सभी बातों को भी हम लोगों को दृष्टिगत रखते हुए जब कोई चीज आगे बढ़ाएंगे तभी हमारी और समझ विकसित होगी। मैं सोशलॉजी का टीचर हूँ और हम देखे कि एक दिन छात्र पहन के आए थे और वो
पे पहना था बटन, तो उसको दबा के उसने याद कर रखा था। मैंने लगातार उसको 2 दिन से वॉच किया। इसके बाद हमने बुला के बताया कि तुमने कभी सभ्यता और संस्कृति के बारे में सुना है? तो बोला ये मैं बराबर पेपर में पढ़ता हूँ। तो फिर कहे कि ये होता क्या है? बोला सर उस तरह तो याद नहीं है, लेकिन जो हमारे खान पान और रहन सहन के तौर तरीके हैं तो साधारण में लोग यही संस्कृति होते कहते हैं, कहा उसी का एक अंश है। तो बेटे तुम सुसंस्कृत बनना चाहते हो या असभ्य? बोले नहीं सर, सुसंस्कृत बनेंगे तब तो हमारे समाज में जो है प्रतिष्ठा होगी। जाके उस बच्चे ने तो कहे इसको खाना तुमको बटन लगा करके, वो दूसरे दिन से उसको बटन लगा करके क्लास में आना शुरू किया कि आप शिक्षा और सीखना तुम्हारा पूर्ण हुआ और आप भी बहुत बहुत अच्छा सर। तो यहाँ हम एक एक चीज देख करके, एक एक चीज बच्चे को ऑब्जर्व करके देख सकते हैं कि बच्चा उसमें अधिक प्रतिफल आ रहा है कि नहीं। और एक चीज है कि सिखाने वाले हम जो है शिक्षक, वो 9 बजे से 3 बजे या 5 बजे तक बच्चे के साथ रहते हैं, उसका अधिगम और कहीं भी हो रहा होता है। हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बढ़ जाती है, जो अधिगम उधर से हो रहा है उधर जो। अब यहाँ पे क्या होता है, लर्निंग एक्सपीरियंसेस जब होते हैं ना, तो हम जो बोल बोल के सिखा रहे हैं ना, वो कहीं ज्यादा प्रभावी हो जाता है बाहर में, क्योंकि बाहर जो है वो व्यवहारिक जीवन में देख रहा होता है ना, व्यवहारिक जीवन में कर रहा होता है। आपने बताया झूठ नहीं बोलना है, और वो बाहर जाके देख रहा है कि जो झूठ बोल रहा है वही ज्यादा उसका काम चल जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि वो बुरी चीजें बैनिश करनी है और अच्छी चीजें डालनी है। जब हम अपना चैप्टर कोई लेके जाते हैं तो समस्या ये होती है ना कि हम खुद नहीं सोच के जाते हैं कि हम कौन सा प्रतिफल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या इंडिकेटर होना चाहिए, कैसे पता चलेगा, किस चीज को देख के पता चलेगा कि ये अधिक हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं सोच के जाते हैं, हम बस यही दिमाग में सोच के जाते हैं ये चैप्टर पढ़ा देना है और वो मार्क्स ला दे, पास कर दे। हम यहाँ पे जो वास्तविक चीज है वो कहीं गुम हो गई है, समस्या वही है। और यहाँ पे इसी चीज को याद दिलाने के लिए भी हम एकत्रित हुए हैं कि हमें याद करना है, प्रतिफल लिख लेना है, सोच लेना है, दिस वन इज अधिगम प्रतिफल, ये इंडिकेटर है, ये चीजें अगर वो कक्षा में कर रहे हैं तो हम समझ रहे हैं कि ये प्रतिफल हो रहा है। और अगर वो ये चीजें नहीं दिख रहा है तो हमें आवश्यकता है अपने शिक्षण विधियों में परिवर्तन लाने की। अब एक चीज, अभी हम लोग गतिविधियों पे आएंगे, लेकिन उसके पहले एक जो छोटी सी चीज हम खुद गौर किए, जो कि हम भी इतने दिन से पढ़ाए हुए हैं, तो शिक्षक का जो काम होता है बड़ा ही पेशेंस वाला होता है। और हम देखते हैं कि हम ही लोग सबसे ज्यादा इम्पेशेंट भी हो जाते हैं बहुत जगह पे। बच्चा जो है ना कक्षा में बहुत ही बदमाश सा बच्चा है, मतलब वो क्या है ना कि हमेशा ही कुछ ना कुछ उपद्रव करता रहता है। ऐसी स्थिति में उस बच्चे को हम क्या करते हैं कि हर बार बाहर जाओ, थप्पड़ मारेंगे, मारते भी हैं, और वो वैसा का वैसा और वैसा ही होता चला जाता है। अब क्या करें? ये बात हम इसलिए बता रहे हैं कि ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग बता सकते हैं इसमें क्या करेंगे आप? एनफोर्समेंट तो बड़े होंगे ना, नेगेटिव, पॉजिटिव, और फिर पनिशमेंट वर्ड भी बड़े होंगे। पनिशमेंट इज टोटली डिफरेंट, और नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनफोर्समेंट हमेशा सकारात्मक चेंजेस लाता है, जबकि पनिशमेंट जो होता है सप्रेस करता है उसके अच्छे बिहेवियर को, मतलब उसके किसी बिहेवियर को सप्रेस करता है थोड़ी देर के लिए, फिर वो जब आएगा तो और वेग से आएगा। हमने थप्पड़ मारा, अब वो ऐसा थोड़ी है, हमारे साथ भी है, आपके साथ भी है, ऐसा थोड़ी उस बच्चे के साथ ही है। मारो फिर देखो कि हम आपको मारते हैं कि
रिएक्शनरी और एक और समाज के लिए जो नेगेटिव इंसान को और जन्म दे रहे हैं हम, वो और ज्यादा जाकर के नुकसान पहुंचाएगा आपको भी समाज को भी। उसका गुस्सा कहीं ना कहीं निकलेगा। तो क्या है, कैसे करेंगे इसको, हम क्या करेंगे? हम काउंसलिंग करेंगे। काउंसलिंग करने के बाद हम इस पक्ष को उजागर करना चाहेंगे कि बच्चे जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे उसका मोटिव क्या है। यदि मान लीजिए उनका मोटिव बदमाशी करना है तो उस बदमाशी में भी यह चुनने का प्रयास करेंगे कि इसको शिक्षा के साथ कैसे जोड़ा जा सके, उसको सिखाने के साथ कैसा जोड़ा जा सके। ये बात भी सर ने सही की। हम एक तरफ से दूसरी बात करना चाहेंगे और भी कोई कुछ कहना चाहे सभी पहले। और सारे उन परिस्थितियों से निकल के सारे रोज उस परिस्थिति से आते हैं, तो सब अपनी बात को साझा करेंगे, सबके पास अच्छे एक्सपीरियंसेस होंगे। होगा उस बच्चे के व्यवहार के पीछे की पृष्ठभूमि जो होती है, कोशिश करेंगे आखिर वो बच्चा पहले करता क्यों है ऐसा, सुधार या क्या कर रहा है, उसके सुधार के लिए उसके जो रेमेडी होती है वो बात की बात है। पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, वो कौन से समाज से आता है, ये बात सभी ऐड किए थे। उसके साथ क्या परेशानी है, आखिर क्यों करता है, तब उसके साथ उसके परेशानियों के साथ जोड़ने का प्रयास होगा, तब रेमेडी होगी। वेरी गुड। ये इस बात से होता है, हमारा दिया हुआ प्रतिफल होता है उसके पेरेंट्स का, समाज का और हमारा खुद का व्यवहार ही यहाँ पे प्रतिफल दिखता है। भूमि वहाँ भी देखे, इकोनॉमिक कंडीशन देखे, दोस्तों पीयर ग्रुप, आउट ऑफ स्कूल पीयर ग्रुप भी वो कैसा रखा है देखे। इन सारी चीजों को मिलकर के बेचारा वो बच्चा बना है वैसा। अब इसमें अगर हमने भी थप्पड़ मार दिया तो कहाँ जाएगा वो? वहाँ सबसे पहले तो कल्चर से हर सब्जेक्ट को जोड़ के बताया गया कि पढ़ाना है, और वहाँ के जो प्रोफेसर साहब थे उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि टीचर को एक एक्टर होना चाहिए। जब तक आप एक्टिंग करके नहीं बता सकते, लड़के पढ़ते हमारी साइंस पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, बोरियत फील हो जाती है, तो बोरियत को दूर करने के लिए उसको कुछ दूसरी ढंग के गतिविधि में ध्यान देने की जरूरत है। जैसे कि कभी कभी मॉक एक्टिंग भी करवाया जाता है, या कभी कभी कल्पना, जैसे सपोज कीजिए कि ये बैग है, पूरे क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, उनको कहा जाए कि कुछ भी रिपीट नहीं करना, इससे कल्पना कीजिए कि आप क्या है और वो उसको करके बताइए इस बैग से हमने किया। सबको पता चल गया कि शेविंग कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। इसी तरह जो है करके तो लड़के में एक जो है भावना आती है, नया तरीका भी आता है। उसके बाद मॉक एक्टिंग, बच्चे को हो रहे हैं, कभी कभी जॉगिंग वगैरह का भी होता है। ठीक है, चलिए आप लोग एक जगह बड़े जगह पर जमा हो जाइए और कुछ नहीं है, जैसे आप ताली बजा रहे हैं, ताली बजाते बजाते जैसे कुर्सी वाला रेस होता है ना कि कुर्सी खाली भी बैठ गए, तो वैसे चलिए 3 बच्चे हैं, वो एक दूसरे को पकड़ाएंगे और जो छाटते जाएंगे अंत में जो है एक बच्चा जो है बच जाएगा। तो उससे होता है कि बच्चे में क्रिएटिविटी भी आती है और कुछ इंटरेस्ट भी आता है। मनोरंजन बहुत जरूरी है। चलिए बस इसी से अभी वाली कक्षा इसी पर है, गतिविधि आधारित शिक्षण। गतिविधि से आप क्या समझते हैं? मॉक एक्टिंग, आप बच्चे आते हैं बैठे हैं, तो बहुत सारे बच्चे तो गूंगे बहरे भी होते हैं, तो सबको देखना पड़ता है टीचर को, इसलिए टीचर के रूप बहुत होते हैं, इसलिए उनको कहा गया कि आपको एक्टर होना है, अभिनय। हंसने की बारी है तो जॉनी वाटर भी बन जाइए, तेरा क्या आपका कॉल लिया ऊपर से भी बन जाएगा। चल धर्म मास्टरी बसंती का सवाल है, मामली बन जाती है, बहुत सारी बातें करता है, अमिताभ बच्चन भी हो गया। इस तरह के बच्चे तो मॉक एक्टिंग जो है, मॉक एक्टिंग क्या है? कुछ बोलना नहीं है, बल्कि बताना, और दर्शक दीर्घा में जो भी है उनको पता है कि ये क्या हो रहा है। उठा, मैं सवेरे उठा,
ब्रश किया, स्नान किया, टॉवल लिया, कपड़ा पहना, इसी तरह मैंने किया। इसके बाद जो है घड़ी दिखाई, सब ड्यूटी में जा रहे हैं। अचानक मैं निकला, इस तरह से निकला तो डायरेक्टर साहब सोचे कि आपको हो गया, टेक्निक खत्म, लेकिन मैंने उसमें ट्विस्ट ला दिया। इसका मतलब है कि वाइफ को बाय बाय करना भूल गया था, तो ट्विस्ट आ गया। ये सारी गतिविधियां होने से जीवन भी रंगीन, पढ़ने में भी मजा आता है और जीवन का अंदाज भी कुछ होता है। बहुत बहुत अच्छा। अब नहीं means leaf is the free from what is chlorophyll. Again we clean the leaves and put the iodine solution. The part where starch is available, their color is blue, another part is white. Clearly show the students what is the photosynthesis, what is their mechanism, and photosynthesis needs chlorophyll or not. That's okay. Thanks. Okay, sir, one thing I want to ask that Any question more, sir? Any कोई सवाल इस पे? किन्हीं को कोई कंफ्यूजन हो? कोई और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? नहीं। इस पर, इस टॉपिक पर कोई और सवाल पूछना है? I want to ask one question, sir. Thank you. Are you doing all activity by yourself? How could you engage all the students in this activity? I want to ask this because the problem is if you are doing so many things but you are not engaging all the students, then it is these activities performed in laboratory and organized the students, they will perform the activity. Yes. They are also engaged in this activity. Yes. How we separately do it? Ma'am, it is a teamwork and we perform these activities not in the classroom, in laboratory. Okay. Yes, I want to. Means your this planning also need to include that how much students you are dividing the group. In which way you are dividing the group? Lab is also provided in the group, ma'am. And one thing is that this is the activities and science activities. Do and learn. We never do anything. All things are done by the students. Only I am guide them. Only I convince them. Okay. As you are pre-planned that yes you are able to engage your student with this activity. Okay, that. Each and every activities, either science, arts or commerce, they all done by the students. Very good. Teacher only guide them. Only they guide them. Yes. They learn easily. The students learn very easily. Yes, we are gathered. That is why you are going to engage with this one. Very good. Okay, sir. Next. अभी हम जो बच्चों के बीच में बताने जा रहे हैं कि ये कक्षा 9 की पहले पाठ का एक टॉपिक है कि ये जो पदार्थ है ये छोटे छोटे कणों से बना होता है। इसको समझाने के लिए हम एक क्रियाकलाप का सहारा लें और उस क्रियाकलाप में कुछ इक्विपमेंट्स हमको चाहिए, जिसमें कि सबसे पहला है वो एक बीकर चाहिए, एक कांच की छड़ चाहिए और थोड़ी मात्रा में, अल्प मात्रा में
साधारण नमक या खाने वाला नमक का प्रयोग करें। ये सब इक्विपमेंट को ले करके हम बच्चों को लैब में ले जाएंगे, प्रयोगशाला के अंदर एक समूह में लेकर जाएंगे। उसके बाद हम इस क्रियाकलाप को शुरू करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बच्चों को एक बीकर दिखा के बताएंगे कि देखो ये बीकर है। हर एक बीकर के ऊपर तो उसका मेजरमेंट दिया रहता है कि कितने आकार का बना है। 250 ml का है, 100 ml का है, 50 ml का, उसकी कैपेसिटी दी रहती है। तो हम एक बीकर लेकर के पहले हम क्या करेंगे, उसमें 100 ml पानी लेंगे, नॉर्मल टेक वाटर। उसके बाद जल को लेने के बाद हम क्या करेंगे कि जो हमें जो नमक लिया है अल्प मात्रा में, उस नमक को एक स्पून की मदद से उस बीकर में डालेंगे। पानी में जो आधा बीकर पानी में उसमें डालेगा, बच्चों के बीच में हम कांच की छड़ से चला के दिखाएंगे। तो दिखाने के बाद क्या होगा कि जब थोड़ी देर के बाद सारा नमक घुल जाएगा, तो हम बच्चों से ये प्रश्न करेंगे कि अच्छा ये बताओ कि जो हम नमक लिए थे वो नमक अभी दिख रहा है तुम्हें? तो स्वाभाविक बात है कि जब पानी में सारे नमक घुल जाएंगे, बोले कि कौन सा ये बना रहे हैं, क्या दिएंगे इसमें बना के अभी बच्चों से? तो पहला प्रश्न मेरा ये होगा कि नहीं बताओ तुमके लेवल में, वाटर लेवल में कोई चेंज आया? तो चूंकि उसकी लेवल में कोई पानी में घुल गया, तो होता क्या है कि जितने भी पदार्थ होते बच्चों को हम ये बताएंगे कि सबका अपना एक आंतरिक कण जो है अपने अपने बीच में कुछ ना कुछ खाली जिस स्थान रखते हैं, जिसमें कि जाके वो नमक प्रवेश किया जल के स्थान, इससे वो दिखाई नहीं पड़ा, जल के स्तर भी स्थिर ही रहेगा। इसके माध्यम से हम बच्चों को ये सब दिखाएंगे कि जितने भी इस संसार में बस्ती में है वो सब पदार्थ के बने हुए हैं और छोटे छोटे कणों में बने हुए हैं। इसलिए प्रयोगशाला में समूह में बच्चों को देख करके हम ये चीज बच्चे को अच्छे से सिखा सकते हैं। वो टैक्सोनॉमी पर आई, क्योंकि ये बच्चों के लिए सबसे अधिक जरूरी है। बनाया जब तक वे किसी भी जीव को, लिविंग थिंग्स को टैक्सोनॉमी में नहीं लाएंगे तब तक वो उसका स्टडी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसलिए फर्स्ट एक्टिविटी जो हमने अपना लिया वो टैक्सोनॉमी का आई है। और हम जानते हैं कि क्योंकि बिहार बोर्ड के छात्र जो हैं उनकी इंग्लिश थोड़ी वीक होती है, तो उनको उनके ही भाषा में समझाने के लिए मैंने जो टैक्सोनॉमी पर अपनी एक्टिविटी तैयार की है, इसमें मैं बच्चों को सबसे पहले उसके नेचुरल कंडीशन में, उनके जो आसपास का जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है, वहाँ उन्हें ग्रुप में ले जाना पसंद करूँगा। वहाँ ग्रुप में ले जाकर सबसे पहले हम बच्चों को ये बताना चाहेंगे कि आप पहले बताइए कि आपको यहाँ पर जो लिविंग थिंग्स है उनमें क्या क्या समानताएं और असमानताएं उनको महसूस होगी। इसके लिए उनको किसी प्लांट के पास ले जाएंगे, बहुत सारे एनिमल्स उनके आसपास में होंगे, उनके पास ले जाएंगे ग्रुप में या फिर स्कूल में ही। तो वहाँ पर जब बच्चे लाइव परफॉर्मेंस देखेंगे तो उनको प्लांट्स और एनिमल्स इन दोनों के बीच का डिफरेंसेस पता चलेगा। जैसे प्लांट्स को देखने के बाद उनसे पूछा जाएगा कि आप बताइए प्लांट्स में मूवमेंट हो रहा है, वो बोलेंगे नहीं सर, तो इसका मतलब इसमें किसी प्रकार का लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है। उसी तरह कोई एनिमल्स को दिखाया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा क्या इसमें चलने का कोई अंग है, क्या यह मूव कर रहा है। बच्चे ऑटोमेटिक देख के बोल देंगे कि हाँ इसमें मूवमेंट हो रहा है, इसका मतलब उनसे बोलेंगे कि ये लोकोमोशन इसमें होता है। चीज भी है जो इन दोनों में देखने को मिलेंगे, जैसे प्लांट भी भोजन को ग्रहण करता है, उनसे पूछेंगे यदि प्लांट को अभी काट देंगे तो क्या यह प्लांट जीवित रह पाएगा? बच्चे ऑटोमेटिक कहेंगे नहीं सर, इसका मतलब है कि प्लांट में कोई ना कोई एनर्जी है जो उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। उसी तरह एनिमल में भी बताएंगे उनको, एनिमल में भी यदि किसी तरह का भोजन नहीं दिया जाए या फिर उस बच्चे से ही पूछेंगे कि आप भी एक जीव है, अगर आप भोजन खा के नहीं रहिएगा जीवित रह पाइएगा, बच्चे ऑटोमेटिक कहेंगे नहीं है। इस प्रकार प्लांट्स और एनिमल दोनों में हम जो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड है उसको हम शो कर सकते हैं। इस तरह जब उनको हम उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में ले जाएंगे तो वह एनिमल्स, प्लांट या और भी डिफरेंट टाइप्स के एनिमल हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं, उसको हम खुद एक्सप्लेन करना सीखते हैं।
और इस तरह बच्चे जो है वो टैक्सोनॉमी को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। क्योंकि हर बच्चे जानना चाहते हैं कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका अर्थ क्या है। तो बच्चे सबसे पहला पूछा जाएगा कि बताओ टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है। तो बच्चा अगर नहीं बताएगा तो उनको ये बताना होगा कि देखो टैक्सोनॉमी को 2 भाग में बांटा गया है, टैक्सा प्लस नॉमस। टैक्सा का मतलब होता है ग्रुप यानी समूह, नॉमस का अर्थ होता है बांटना। यानी समूह में बांट कर जब हम किसी चीज का स्टडी करेंगे तो वह स्टडी बहुत आसान हो जाएगा और इस तरह से हम बच्चे को टैक्सोनॉमी के पूरी जानकारी दे सकते हैं। तो बताते हैं कि इसमें बहुत सारी सामग्री की जरूरत होती है। जिस तरह प्रकाश संश्लेषण होता है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल ये सब मिल के अपना कार्य करता है और जिसके कारण वो फूड बनता है। फूड बनने के बाद वो फूड प्लांट फिर आपने वो जमा करके उसको इस्तेमाल करके आगे का कार्य करता है। घर घर अलग जगाएंगे हम, बदलेगा जमाना। घर घर अलग जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। घर घर अलग जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। निश्चय हमारा ध्रुव साटल है, निश्चय हमारा ध्रुव साटल है। काया की रग रग में निष्ठा का बल है, काया की रग रग में निष्ठा का बल है। जागृति शंख बजाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। जागृति शंख बजाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। बदली है हमने अपनी दिशाएं, बदली है हमने अपनी दिशाएं। मंजिल नई तय करके दिखाए, मंजिल नई तय करके दिखाए। सबसे बनाएंगे माटी को सोना। गजल किसे कहते हैं? तो जिसके बच्चों ने, जिसके गार्जियन ने ट्यूशन पढ़ाने ही को हम शिक्षा समझा है, वो तो समझ रहे कि शिक्षा वहां हो रहा है, लेकिन यहाँ तो हम अपना कलेजी नहीं कलेजा निकाल के भी दे रहे हैं तो हमको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। ये भी एक सच्ची बात है। तब उसको जो हम कह रहे हैं कि गजल कैसे समझोगे किसे गजल करते हैं, तो गजल के लिए रदीफ व काफिया होना जरूरी है। गजल के लिए रदीफ व काफिया होना जरूरी है। जैसे मैं आपको एक 4 लाइन की कविता पेश करता हूँ, देखिएगा कि फर्ज का एहसास होना चाहिए, फर्ज का एहसास होना चाहिए, कर्म अपने पास होना चाहिए, मंजिलें चूमेंगी तेरा कदम, शर्त है विश्वास होना चाहिए। कर्म अपने पास होना चाहिए, फर्ज का एहसास होना चाहिए, तो पास, एहसास और ये विश्वास ये काफिया है। और होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए ये लतीफ है। तो इस तौर पर गजल के लिए जरूरी है कि गजल में रदीफ व काफिया की पासदारी हो, बगैर उसके गजल नहीं होती है। कुछ गजल सिर्फ काफिया पर कहे जाते हैं, लेकिन उसमें उतना जो है पब्लिक का इंटरेस्ट नहीं होता। हमारे पास चले आए, हाँ सही कहे। तो हमने देखा कि अनुशासनहीनता भी और लर्निंग गैप तो इस कदर हुआ है, वो संधि विच्छेद जैसे चीज को भी नहीं समझ पाते। संधि विच्छेद को भी तोड़ तोड़ के समझाना पड़ता है।
वर्ण का विच्छेद करने के लिए करने के हम शब्द को अलग कर दो, वो नहीं कर पा रहे। इसका मूल और मूल कारण बस ये लर्निंग गैप हो गया, बच्चे अभ्यास नहीं कर सकते और यह संभव नहीं था कि सभी बच्चे के अभिभावक अपने बच्चे को कहीं ट्यूशन पढ़ा सकते, ये सब संभव नहीं था। ये भी नहीं था संभव, तो इसमें हर चीज को देखना पड़ेगा और डायरेक्ट उसका कुछ प्रश्न चाहे ऑब्जेक्टिव चाहे सब्जेक्टिव के माध्यम से मूल्यांकन करके और किसी चीज के बारे में कुछ निर्णय दे देना, या हमको लगता है कुछ जल्दीबाजी है, फिर भी रिपोर्ट है सरकार। हाँ, बिल्कुल। लेकिन तो वो बच्चे जो है वो प्राइवेट ट्यूटर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जिसके कारण क्या होता है, देखिए विद्यालय में जो है पेशेवर शिक्षक है, अगर बच्चे पेशेवर शिक्षक से पढ़ेंगे तो उसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। लेकिन आ गया है कि विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है, वो ज़्यादा ट्यूटर के भरोसे रह जाते हैं, ट्यूटर को शिक्षा नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण उसके बाद एक ये भी है कि स्टूडेंट हो जाता है और ये क्या है, एक व्यवसाय है, ये वो शिक्षा दे रहे हैं। और ये थोड़ा करके सब कुछ बांट रहे हैं। अभिराम एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय है, पूरे जीवन में एक ऐसा सब्जेक्ट है, हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो बच्चा हो चाहे कोई, यह किसी एक स्थान से नहीं आता। लर्निंग बाय द नेचर, हम बच्चे को ऐसा माहौल दें जहाँ वो सीख सके। आज केवल क्लासरूम बच्चे को नहीं पढ़ा सकता, वो उसको पूरी तरह से एजुकेटेड नहीं कर सकता। इवन आज जो हमारी शिक्षा को जीवन शैली के बारे में तो बताती ही नहीं। कैसे एकांतवास आदमी चिंतन कर सकता है, चिंतन विकसित कर सकता है। उसको अपनी भांजी के पास बालापन खेलत ही खोलू, तरुणापन अलसात, सूरदास अवसर के पीते, सूरदास अवसर के पीते, रही हो तुम्ही पछतात समय दिन, नाही एक सुजात समय दिन, नाही एक सुजात। सुमिरन ध्यान कियो कर हरि को, सुमिरन ध्यान कियो कर हरि को, जब लगी तन कुशनाथ समय दिन, नाहि कुश जात समय दिन, नाहि कुश जात। थैंक यू। तो उसी तरह से जब हम लोग रिसर्च के फील्ड में चले जाते हैं, शोध कार्य में पहुंच जाते हैं, तो वहाँ आपके जो प्रश्न है वह एकांश बन जाते हैं। इसलिए क्योंकि प्रश्न का निर्माण करते समय हो सकता है हम लोग सभी क्राइटेरिया का ध्यान न भी रखें। कक्ष में हम लोग प्रश्न का निर्माण करते हैं, जो कि हम लोग के पाठ से संबंधित त्वरित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होता है। लेकिन जब एकांश का निर्माण करते हैं तो हम लोग उसे बहुत सावधानी के साथ बनाते हैं, क्योंकि इसका जो हम लोग अप्लाई करेंगे वो एप्लीकेशन बृहद स्तर पर होगा। इसीलिए उसमें सम्मिलित होने वाले सभी व्यक्तियों या बच्चों का हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है। साथ ही जब एकांश का निर्माण होगा, आप सभी ने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जरूर पढ़ी होगी, है ना? हो सकता है कि थोड़ी बहुत उस पर धूल जम गई हो, आज धूल को हम लोग साफ कर देंगे, है कि नहीं? तो हम लोग को चरणों का भी ध्यान रखना पड़ता है जब हम लोग एकांश की बात करते हैं। अब ऐसा क्यों, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा हो जाए। वह इसलिए क्योंकि आप यह सभी अनुभव करते होंगे कि आपकी कक्षा में सभी बुद्धि लब्धि के बच्चे होते हैं, इससे आप सभी को सहमत होंगे। लेकिन हर एक
एवरेज होते हैं। एवरेज होने का क्या अर्थ है? सामान्य बुद्धि, जिनकी बुद्धि लब्धि सामान्य की श्रेणी, एवरेज इसमें आती है। जैसे जो बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण किया गया है और वहाँ बुद्धि लब्धि के पाए जाते हैं। फिर उसमें क्या है, बुद्धि लब्धि जब बढ़ेगी तब हम लोग देखेंगे कि कुछ परसेंट ऐसा होता है जहाँ पर कि आपको प्रतिभाशाली बच्चे नजर आएंगे, है ना। और फिर कुछ बच्चे नीचे होगी, है कि नहीं। तो हम लोग अगर देख रहे हैं कि और हम लोग जनरली क्या करते हैं, जब टीचिंग प्रोसेस होता है तो हम लोग मेजॉरिटी को ध्यान में रखते हैं। अगर उसने जवाब नहीं दिया तो हम लोग मान लेते हैं कि हाँ चलो मेरा जो है वो पार्ट कंप्लीट सक्सेसफुल हो गया। ना ही एवरेज से ऊपर वालों का ध्यान रखते हैं, ना ही एवरेज से नीचे वालों का ध्यान रखते हैं। क्या परिणाम होता है कि दोनों ही तरफ के बच्चे क्या करते हैं, असंतुष्ट रह जाते हैं। क्योंकि प्रतिभाशाली बच्चे भी क्या है, उनकी IQ लेवल अगर अधिक है, अगर आप उनके लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछे, नहीं एवरेज लेवल है, तो उनके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन नहीं था, तो वो जो क्वेश्चन बना उसमें परफॉर्म कर पाने में वो सक्षम नहीं थे। जिसका परिणाम क्या होता है कि वो धीरे धीरे पिछड़ते चले जाते हैं, पिछड़े हुए हैं और पिछड़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो एकांश के निर्माण के समय हम लोग को सभी जो के बच्चे उन सब का ध्यान रखना पड़ता है। थोड़ा सा स्टेप अपने सबसे पहले क्लासरूम में जाने के पूर्व हमें जो है उस पाठ का लर्निंग आउटकम क्या होगा ये डिटरमाइन कर लेना। जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि हमें क्या प्राप्त करना है, बच्चे क्या सीखेंगे, बच्चों को जब तक ये पता नहीं होगा, चॉक एंड टॉक छोड़ करके नवाचारी विधियों को अपनाइए, परिवर्तन लाइए। मैं नवाचार को भी थोड़ी देर में आज क्लियर कर दूंगा कि नवाचार क्या होता है लास्ट सेशन में, लेकिन आप लोग समय कम देते हैं। ठीक है, तो शिक्षण जब आप गतिविधि भी कर लिए, अब वो अधिकतम प्रतिफल हमें वास्तव में प्राप्त हुआ है कि नहीं हुआ है, यही पर हमें अब असेसमेंट करना है, आकलन करना है। मैडम ने जैसे बताया कि प्रश्न हाना में नहीं होनी चाहिए प्रश्नावली। ठीक है, आप कुछ आइटम ऐसे बनाए, मैं अभी ये नहीं कहूँगा कि आप आइटम के एक्सपर्ट हो गए। जो आइटम है ये प्रश्नावली निर्माण करना एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। जो ये नेस के क्वेश्चनेयर तैयार किए गए हैं, ये एज ए टूल के रूप में यूज किए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चनेयर है, ये साधारण प्रश्न से अलग हट करके उससे थोड़ी सी उच्च क्रिएटिव स्तर के होंगे और इसका डिफिकल्टी लेवल डिफाइन होता है। इजी लेवल है, मीडियम लेवल है। हम लोग 26 जनवरी को भारत का मानचित्र बहुत बड़ा सा बनाते हैं। ठीक है, अगर हम मानचित्र का अध्ययन करा रहे हैं तो बच्चों को बोलते हैं मानचित्र का लेकर के आओ, हमें उसकी जरूरत नहीं है। हम क्लासरूम में ही मानचित्र का बना देंगे और उसे बोलेंगे तुम बिहार में हो, देखो बांट दिए बिहार में, हम यहाँ पे खड़े हैं, चलो अब यहाँ से विशाखापट्टनम जाना है, चलो विशाखापट्टनम पहुँच जाओ। प्रैक्टिकल में वो उस प्लेस तक पहुँच जाएगा, प्रैक्टिकल में वो पहुंच जाएगा। मुझे कितना मेहनत करना पड़ा। मैं उनसे बोलूंगा चलो यहाँ से बम्बई चलना है, चलो महाराष्ट्र ये है बम्बई, देखो कहाँ पर है, चलो बम्बई पे जाकर के पैर या हाथ रख दो। ठीक है, बम्बई पहुंच जाएगा। हमने उसको क्या किया, रियल में आप जहाँ खड़े हैं हमने उसे उठा करके बम्बई। और जब वो एक बार ये चीज कर लेगा तो लाइफ में कभी नहीं भूलेगा। और हम मैप पे उसको रन करवाते रहते हैं। लेकर आओ बच्चे, खरीद करके लेके आओ मैप का, हम ये करा रहे हैं, हर रोज बच्चे से कराते हैं। रोज बच्चे कर ही नहीं पाता, उसे पता ही नहीं है कि हम कहाँ पर हैं, जाना कहाँ है, वो तो बाद की बात हो गई। ठीक है,
तो क्या हम ये नवाचारी नहीं कर सकते? ये छोटे छोटे आइडियाज हम अपने विद्यालय में नहीं लागू कर सकते? इसमें कौन सी खर्च है? सारे बच्चे अगर रुचिकर कोर्स से नहीं करें तो आप बताइएगा। मानचित्र अध्ययन में इस तरह से करा सकते हैं। हो गई SCRT बिहार के तरफ से। लर्निंग नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट बट ऑल्सो फॉर द टीचर, क्योंकि जो हमारा सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में जो हमारा विद्यालय है उसको देखते हुए कोई एक मेथड, कोई एक स्ट्रैटेजी कंप्लीट नहीं हो सकता है जिसको हम कहें कि ऐसे ही करो। हर शिक्षक अपने वर्ग कक्ष में बच्चों और परिस्थितियों के अनुसार से, जिस परिस्थिति में आपका विद्यालय और बच्चे आ रहे हैं, आप स्वयं स्ट्रैटेजी और मेथड्स तय करते हैं। डेली आप एक्शन प्लान करते हैं और एक्शन रिसर्च करते हैं। ऐसा आधा बच्चा 50 बच्चा आज आया तो 100 बच्चा कल नहीं आया, कल फिर 50 बच्चा दूसरा नया आया, फिर तीसरे दिन कुछ और ही कहानी हो गई। तो जो हम लोगों ने शुरू में दिया वो खत्म। फिर लिविंग नॉन लिविंग क्या है या टेबुल छे है, जिंदा छे कि मरलो छे, सजीव है कि निर्जीव है नहीं समझेगा, मरलो छे कि जिंदा छे। सजीव जीवन के साथ निर्जीव जिसमें नहीं है, नाम लग गया नहीं है। इस तरह से बहुत माने अंगिका भाषा में भी आपको अगर सेल के बारे में जो उसका क्रियात्मक और जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट की बात है वो भी समझाने में अंगिका भाषा में जाना पड़ता है। तो इस तरह की भी स्थितियाँ 8-10 बच्चे के अलावे बच्चे जो हैं वो अपडेटेड नहीं है वहाँ तक, तो आप उसको हेरिडिटी कहाँ से पढ़ाइएगा, अनुवांशिकी कहाँ से पढ़ाइएगा? ये सभी स्थितियाँ हैं हम लोगों की जो होता है विद्यालय में वास्तव में ग्राउंड लेवल पर। 50 बच्चे जो आज आए लिखे, फिर अगला दिन दूसरा 50 बच्चा आया, तीसरा दिन जो इसमें से थोड़ा उसमें से थोड़ा और कुछ नया ही बच्चा आ गया। सीखने का प्रतिफल अब इसमें हम लोग पहले ही तय कर लेते हैं कि कक्षा मैडम बात सामाजिक परिप्रेक्ष्य को दर्शाना सिखाने की प्रक्रिया पीछे व्याख्यान हो गया है। इसमें तो दिए वो किया है कि अधिगम का संकेतक दिया हुआ है। विज्ञान के रसायन शास्त्र में पाठ 1, जिस पाठ का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, उसमें पहले पृष्ठ में एक टॉपिक है जिसमें लिखा है पदार्थ कणों का बना हुआ है। इसी को बच्चों को ज्ञान देने का सिखाने के लिए हमने एक कांच का निर्माण किया। बच्चे को हम
पदार्थ की परिभाषा को पहले समझाए और उससे हम उसका प्रतिफल जो हम पाते हैं कि बच्चे जो है पदार्थ सबसे पहले वो पदार्थ क्या है इसको वो जानते हैं। बच्चे पदार्थ का वर्गीकरण करना भी जानते हैं और साथ ही साथ बच्चे पदार्थ के स्वरूप का भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के सीखने का प्रतिफल हमें प्राप्त होता है। इसमें हम जो अधिगम संवेदिता का इस्तेमाल किए उसमें है कि बच्चे जो है स्वतः पदार्थ का उदाहरण देते हैं। बच्चे स्वरूप के रूप में चित्र के रूप में भी हमें ब्लैक बोर्ड पे आके बताते हैं। साथ ही साथ उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रश्न का जवाब देने का अवसर प्राप्त होता है और इससे अपने आसपास रखी घरेलू वस्तुओं से भी पदार्थ के स्वरूप से संबंधित प्रारंभिक जानकारियां प्राप्त करने का अवसर मिलता है। ये उसकी अधिकतम संकेतक है। और सिखाने की प्रक्रिया के अंतर्गत इसमें क्या है कि बच्चे छोटे छोटे समूह से भी आपस में प्रश्न के द्वारा सीखने का अवसर प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ वस्तुओं को पहचानने का जो कि दैनिक जीवन में उसके इस्तेमाल में आती है उसका ज्ञान प्रदान करते हैं, उसका अवसर प्रदान करते हैं इसके माध्यम से। और साथ ही साथ छोटे छोटे क्रियाकलापों के द्वारा भी बच्चे जो है पदार्थ के स्वरूप को सीखते हैं। और इसके संबंधित हम एकांश निर्माण जो करते हैं उसमें हम छोटे छोटे बच्चे से आसान प्रश्न करते हैं, जैसे कि पदार्थ क्या है। अपने भाषा में हम बच्चों से प्रश्न करते हैं कि आप बताओ पदार्थ क्या है। तो सभी बच्चे अलग अलग तरह से उसका जवाब प्रस्तुत करते हैं। फिर हम उसके प्रकार के संबंधी जानकारी देते हैं, उससे संबंधित कुछ उदाहरण के प्रश्न पूछते हैं। साथ ही साथ हम छोटे छोटे जो क्रियाकलाप में जो प्रदर्श आता है उस प्रदर्श से संबंधित जो छोटे छोटे वस्तुनिष्ठ प्रश्न के द्वारा भी हम उससे ज्ञान को विकसित कर सकते हैं, अपनी समझ को विकसित करते हैं। ब्रह्मांड क्या है और खगोलीय पिंड क्या है इसके बारे में बताया। इसके बाद सौरमंडल क्या है, सौरमंडल कैसे बना है, ग्रह, सूर्य ग्रह शुक्र ग्रह धूमकेतु आदि से मिलकर बना है और वे सब किस पदार्थ से बने हैं ये सब बताया। और इसके बाद मैंने एक एक्सपेरिमेंट एक खोज करने के लिए उन लोगों को प्रेरित किया और उन लोगों ने एक प्रयोग किया और मेरे सहयोग से वो प्रयोग किया था कि एक मैंने तसला को लिया। तसला होता है जिसमें खड़ा बनता है और उसको पौधे उल्टा करके एक कागज पे रख दिया और एक चाप ले लिया पेंसिल से, उसके चारों तरफ एक वृत्त बन गया। इसके बाद मैंने बाकी जो कागज बच गए उसको काट के अलग कर दिया और जितना कागज तसले पर था उसके मुंह पर मैंने उसको फिर चिपका दिया। और इसके बाद चिपकाने से पहले उस तसले में मैंने एक सीधा टॉर्च जला दिया और इसके बाद उस कागज में छोटे छोटे सुई से छिद्र कर दिए और फिर उस तसले को अंधेरे में ले जाकर बच्चों को दिखाया। निकल के आ रहे थे, लगता था कि धरती पे तारे उतर आए। तो मैंने बताया कि देखो बच्चे, धरती पे मैंने तारे उतार आए। मेरा प्रयोग धरती पे तारे विभाग समीकरण अधिगम प्रतिफल छात्र छात्रा चर एवं अचर की जानकारी रखते हैं। दूसरा
छात्र एवं छात्रा की जानकारी है। तीसरा, छात्रा ax² + bx + c = 0 समीकरणीय सूत्र की जानकारी रखते हैं। चौथा, छात्र छात्रा मूल निकालने के लिए अन्य विधि गुणनखंड विधि से जानकारी रखते हैं। पांचवा, छात्र छात्रा मूल की सत्यता की जांच करने के लिए अब हमारा अधिगम संकेत छात्र छात्रा चर 1 2 3 ABC etc एवं अचर XYZ विभाग में खासकर X का वर्गीकरण करना जानता है। के साथ मैं कृष्णदेव कुमार सिंह, सहायक शिक्षक, राष्ट्रीय उच्च विद्यालय धौनी। सा विद्या या विमुक्त विष्णु पुराण से उद्धृत विद्या वह है जो हमें मुक्ति प्रदान करती है। भारतीय समाज में त्रिवर्ग की कल्पना की गई है, अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और ये मोक्ष को एक जीवन का वास्तविक लक्ष्य मानते हुए इनकी प्राप्ति में विद्या को अग्रणी स्थान दिया गया है। धन्यवाद। बच्चे किस किस रेंज में है, रेड में है, येलो में है, ग्रीन में है, किस किस अवस्था में है, वो सारा रिपोर्ट सर दिखाने वाले हैं। मैं थोड़ा समय उनसे मांग के ली हूँ कि आपको एक कार्य योजना जो 6 बिंदुओं पे करना है वो मैं आपके समक्ष रखना चाह रही थी। वो मैं निकाल के अभी आपको बता देती हूँ। उसमें जिस भी विषय के शिक्षक भाई बहन आए हैं तो विषय के अनुसार आप बैठ जाइएगा। विषय के अनुसार क्यों बैठिएगा, एक दूसरे से डिस्कस करने में अपने अपने स्कूल में क्या क्या हम कर रहे हैं तो आसान पड़ेगा। बनाना सबको इंडिविजुअली है, चार्ट पेपर में आप बनाए या शिक्षक एसएनएस हाई स्कूल मोहनपुर बांका सीखने के प्रतिफल केंद्रित 5 दिवसीय शिक्षक क्षमता वर्धन मॉड्यूल समझ के अंतर्गत उच्च विद्यालय के शिक्षकों का गैर आवासीय प्रशिक्षण में इस सदन के समक्ष तीसरे दिन दिनांक 17/3/23 का प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रहा शब्द से की गई, जिसमें प्रेरणा गीत हम शिक्षक हैं, हम शिक्षा की तस्वीर बदल देंगे, भारत के नन्हे मुन्नों की तकदीर बदल देंगे। काम प्रभु करते हैं शुरू आज का काम प्रभु। मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाच करे, ऐसी परवाज दे मालिक की गगन नाच करे। एवं राष्ट्रगान का प्रस्तुतिकरण किया गया। इसके बाद साधन सेवी द्वारा पिछले दिन का सबसे अच्छा कौन सा सत्र लगा प्रशिक्षुओं को बताने के लिए कहा गया, जिसमें प्रशिक्षु द्वारा बताया गया कि लो कॉस्ट मटेरियल से हस्तनिर्मित TLM का प्रयोग वाला सत्र सबसे अच्छा लगा। प्रतिफल के संबंध में एकांश का विकास टॉपिक के अंतर्गत सीखने के प्रतिफल, अधिगम संकेतक मीन्स लर्निंग इंडिकेटर, सीखने सिखाने की प्रक्रिया पेडागोगिकल प्रोसेस एवं एकांश के बारे में वीडियो एवं PPT के माध्यम से विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। उसी तरह के उदाहरण आदि सहभागिता से विस्तृत चर्चा की गई। इसके उपरांत सभी प्रशिक्षुओं को विषयवार समूह में बांटकर सभी समूहों से एकांश निर्माण की समझ विकसित करने हेतु एकांशों का निर्माण कर बच्चों के सीखने के प्रतिफल का आकलन करने हेतु प्रशिक्षकों को कार्य आवंटित किया गया। तत्पश्चात भोजनावकाश हो गया। भोजन बाद सभी विषयों के प्रशिक्षु समूहों द्वारा एक एक कर समूहों द्वारा बनाए गए प्रश्न का बृहद प्रस्तुतिकरण शुरू हुआ। उसी दौरान चाय काल भी हुआ।
प्रस्तुतिकरण के दौरान जहां सुधार की आवश्यकता हुई साधन सेवी द्वारा सुझाव दिया गया और यह प्रशिक्षण समाप्ति तक चलता रहा। अंत में समयाभाव के कारण शेष बचे समूहों का प्रस्तुतिकरण अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके बाद दिनांक 17/3/23 को तीसरे दिन का प्रशिक्षण समाप्त हो गया। इसमें एक पॉइंट छूट गया, कल साधन सेवी द्वारा नेशनल अचीवमेंट सर्वे यानी नास रिपोर्ट 2021 के तहत बांका की स्थिति के बारे में भी चर्चा किया गया था। थैंक यू सर। ठीक है, फिर कभी ना कभी मुलाकात होगी। उस चीज का भी हमको ध्यान रखना है। तो अनटाइटल्ड फॉर्म में आप अपना नाम डाल देते हैं, मान लेते हैं हमने डाल दिया डैग। उसके बाद फॉर्म का डिस्क्रिप्शन होता है। डिस्क्रिप्शन में आप उसके बारे में जिस चीज के लिए आपने फॉर्म बनाया है वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपका आता है अनटाइटल्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 आप यहाँ पे लिखते हैं नेम। अब एक और चीज ध्यान रखेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं आप नाम डिमांड करते हैं, आपको जरूरत है बच्चों का नाम लेने का या किसी का भी नाम, तो वो क्या होगा, एक ही लाइन में आ जाता है। ठीक है, तो जब जो एक लाइन में आएगा उसके लिए हम लोग क्या ऑप्शन डालते हैं, शॉर्ट आंसर। ये देखिए इस जगह पे लिखा हुआ दिख रहा है शॉर्ट आंसर, है ना, ये ऊपर पे यहाँ देखिए ये जो मल्टीपल चॉइस है ना, इस जगह पे हम क्लिक कर रहे हैं और ये ऊपर आ जाएगा शॉर्ट आंसर या पैराग्राफ या मल्टीपल चॉइस। ये वाला जो मैंने अभी बताया था आपको, इसको कहते हैं रेडियो बटन। ये जो चेक बॉक्स है टिक लगाने के लिए, आप मल्टीपल सिलेक्शन करने के लिए ये होता है। ड्रॉप डाउन जो अभी मैंने कहा कि कई जिला अगर है या प्रखंड है उस या आपके पंचायत का नाम हो सकता है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन का इस्तेमाल करेंगे। ये फाइल अपलोड का ऑप्शन है। जैसे
যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, তবে একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, তবে একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো রে, তবে একলা चलो रे। मैं कृष्णदेव कुमार सिंह सहायक शिक्षक राष्ट्रीय उच्च विद्यालय धुरी। सुंदरो अपि सुशीलो अपि कुलीनो अपि धनवानः बिना श्रोवते न बिना विद्यां सर्व विद्या सर्वस्व भूषणम। ये पंक्ति महान शिक्षाविद नित्यानंद दुबे की है। अर्थात आप कितना ही सुंदर, सुशील, कुलीन और धनवान क्यों न हो, लेकिन बिना विद्या की ये सभी शोभा नहीं पाते हैं। कहा भी गया है विद्या सर्वस्व भूषणम, अर्थात सभी की आभूषण विद्या होती है। धन्यवाद। विज्ञान में, गणित में, अंग्रेजी में, एनवायरमेंटल स्टडीज या जो भी कोई किसी चीज में है, तो वो इसके अलावा जिसको नहीं है तो वो समेकित फिगर को डालेंगे। जो बांका जिला की उपलब्धि में समेकित फिगर आपको दिखाया गया है उसको डालेंगे। आपकी इच्छा होगी तो ब्रैकेट में नोट में आप लिख सकते हैं, क्योंकि नैस में इस विषय से संबंधित, इस वर्ग कक्षा से संबंधित रिपोर्ट नहीं है, फिर भी हमें आने वाले वर्ष के लिए अधिगम प्रतिफल आधारित वर्क प्लान, कार्य योजना हमें बनानी है, तो ये प्रस्तुत है। एक छोटा सा टिप्पणी आप डाल ही सकते हैं कि कौन सी बड़ी बात है। दूसरा है आपका एससीईआरटी द्वारा विकसित सीखने के प्रतिफल दस्तावेज की उपलब्धता। उसमें आप सभी को दिखाया गया था, यहाँ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाला गया है। एनसीईआरटी द्वारा अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में पीडीएफ आपके ग्रुप में नहीं गया है? आप लोगों का प्रोग्राम एंड एक्टिविटीज ग्रुप क्या किसी को दिखाई पड़ा था? मुझे नहीं दिखाई पड़ा। अच्छा, नहीं दिखाई पड़ा। जिनके पास है वो ग्रुप 1 और 2 दोनों में डाल दें। मैं भी डाल दूंगी, मैं ही डाल दूंगी। तो वो आप लिखेंगे इसमें जवाब में, बुलेट में, कि एनसीईआरटी के द्वारा, लिखिए ना मैडम, लिख लीजिए सब लोग अपने कॉपी में। एनसीईआरटी के द्वारा दिया गया पीडीएफ फॉर्म में अधिगम प्रतिफल का एक अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में पीडीएफ उपलब्ध है। नंबर 1 जो डाइट बांका से आपको उपलब्ध कराया गया है यहाँ प्रशिक्षण के क्रम में। दूसरा बिंदु डालेंगे कि सीखने का प्रतिफल आधारित वीडियो एससीईआरटी के द्वारा जो बनाया गया है दस्तावेज, वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 डाइट बांका की तरफ से आपको उपलब्ध कराया गया। इसी प्रशिक्षण में ना? जी, यही तो बताया गया। नहीं तो इससे पहले तो हम नहीं जान रहे थे कि उपलब्धता आपके विद्यालय में आपके विषय से संबंधित कौन कौन से पाठ्य पुस्तक, बिहार टेक्स्ट बुक है कि नहीं है तो उसके लिए कार्य योजना का जिक्र करें कि आप एक बैठक करके किस तरह से
अपने एचएम और साथियों के साथ मिलकर जो भी राइटर का जो बढ़िया राइटर है सरकार के तरफ से जिसके बारे में कहा गया, उन राइटर के बुक्स का आप क्रय करेंगे कमेटी बना के और बच्चों के बीच में उन पुस्तकों को भी लाएंगे, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे खेलकूद हो, म्यूजिक हो या अन्य जो भी विषय है वो आप जिक्र करेंगे। फिर है पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता तो हो ही गई, अधिगम सामग्री की उपलब्धता तथा उपयोग। अब टीचिंग लर्निंग मटेरियल आपके पास क्या क्या आपके विद्यालय में है ऑलरेडी, उसका उपयोग आप कैसे कर रहे हैं और कैसे करना चाहते हैं अगले वर्ष के लिए, क्यों? ताकि बच्चों की अधिगम प्रतिफल की उपलब्धि बढ़ जाए। कौन कौन सा टीचिंग लर्निंग मटेरियल आप यूज कर रहे हैं और क्या कैसे उसका उपयोग करें, क्या क्या आपके विद्यालय में है और आपके विषयों से संबंधित नहीं है तो आप उसके लिए क्या सोचे हैं अगले साल के लिए, वो इसमें लिखेंगे कार्य योजना में। सीखने के प्रतिफल से संबंधित पोस्टर ऑब्लिक दस्तावेज की उपलब्धता, तो इसमें आप लोग जैसे पाठ टीका बनाते थे, अधिगम प्रतिफल आधारित आप हर एक जो आपका विषय का अध्याय है, जितने भी अध्याय, उन सबको सीखने के प्रतिफल पर आधारित करके उसका ब्रेक डाउन करेंगे, यानी इस मंथ में इस अध्याय को, इस मंथ में इस अध्याय को, और उसका आधार क्या रहेगा? सीखने का प्रतिफल, सीखने का संकेतक, आपका शैक्षणिक गतिविधियां, पेडागॉजिकल प्रोसेसेस और एकांश निर्माण, जो हम उसका नॉलेज लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, उसका एप्लीकेशन लेवल, उसका एनालिसिस लेवल, उसका इवैल्यूएटिव लेवल और उसका क्रिएटिव लेवल, इन सब लेवल में हम एकांश निर्माण करके और अपने अध्याय को सुगमता से बच्चों के बीच में लाएंगे ताकि उनका अधिगम प्रतिफल बढ़ जाए। तो सिलेबस ब्रेकडाउन आप कर लीजिएगा, इस मंथ तक ये पार्ट को हम पूरा करेंगे, ये पार्ट को पूरा करेंगे, ये पार्ट को पूरा करेंगे, और हम क्लास टेस्ट लेंगे या साप्ताहिक टेस्ट लेंगे, जो भी है, ये आपका वर्क प्लान है। उसके बाद है विभिन्न शिक्षण विधियों का उपयोग। आप कौन कौन से शिक्षण विधियों का वर्ग कक्ष में विषय सापेक्ष, कक्षा सापेक्ष आप उपयोग कर रहे हैं? एक ही विधि तो नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या अन्वेषण डिस्कवरी करवाते हैं बच्चे से, उनको मौका देते हैं इनिशिएटिव खुद लेके, फिर उनको किसी चीज को डिस्कवर करने के लिए आपके पास स्मार्ट क्लासेस है, आप वर्चुअली बहुत चीजों को दिखा सकते हैं। फिर आगे बच्चे को उसमें इन्वॉल्व करके टीम बना के, ग्रुप बना के, छोटे छोटे टुकड़े में चीजों को उनके सामने लाए और फिर उसमें क्विज करें, ये भी तो आप कर सकते हैं ना। कौन कौन सी विधि है? प्रयोग करवा करके बच्चों के द्वारा लो कॉस्ट मटेरियल से ग्रुप डिवाइड करके। फिर है आपका मान लीजिए अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन का मौका दे रहे हैं कि नहीं। मेनली है कि हैंड्स ऑन एक्टिविटी, हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेस, बच्चे को स्वयं करने का कितना मौका दे रहे हैं जिससे उसको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाए। क्या आप एक्सकर्शन पे ले जा रहे हैं आसपास अपने विद्यालय या गांव या कहीं, मान लीजिए उसको हमको ले जाना कुम्हार के पास ही कि देखो चाक कैसे घूमता है, गणित ही अगर सिखाना तो चाक भी घूम रहा है तो उसका एक तरीका है ना, या इस तरह के अन्य चीजें आप उनको दिखाने ले जाएंगे, ऐसा कुछ है कि नहीं। पेरेंट्स टीचर मीट या एनुअल फंक्शन कीजिएगा कि नहीं, एनुअल स्पोर्ट्स मीट कीजिएगा कि नहीं, या कंप्यूटर पर आप एक फेयर लगा दीजिए, साइंस पर एक फेयर, एक एग्जीबिशन या एक सेमिनार कीजिए, बाहर से लोगों को, जो लर्नेड लोग हैं उनको बुलाइए जो बच्चे को मोटिवेट करें, बच्चों को भी पेपर रीड करने या साइंस संगोष्ठी में भाग लेने का मौका दीजिए। ये सारा वर्क प्लान आपको सोचना है कि सिर्फ 4 वॉल में हमारी गतिविधियां सिमट के ना रह जाए, तो यही तो जिक्र करना है, सिंपल, वो आप करते हैं। लोग हैं उनका स्तर क्या है और उसमें जो कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें कि बिलो बेसिक्स, एक्सेट्रा, इस तरह के जो पॉइंट्स हैं, इस पर हमारे कक्षा में कैसे कैसे बच्चे हैं और किन किन स्तर पर है, इनका हम एक इनपुट अपने मस्तिष्क में रखते हैं। पुनः सीखने के प्रतिफल संबंधित अद्यतन स्थिति को सुधारने के लिए एक कार्य योजना का निर्माण करते हैं और
उस कार्य योजना के आधार पर कक्षा कक्ष गतिविधि में उपस्थित होनी है। इसके लिए प्रक्रिया विहित है। उस प्रक्रिया में सर्वप्रथम नैस रिपोर्ट 2021 के आधार पर बांका जिला के आंकड़ों का पॉलिटिकल साइंस या सामाजिक विज्ञान की स्थिति में अवलोकन करते हैं, जिसमें बांका जिला की स्थिति सोशल साइंस में बिलो बेसिक 70%, बेसिक 22%, प्रोफिशिएंट 7% तथा एडवांस स्तर पर 0 है। इस स्थिति में हम पाते हैं कि हमारे यहाँ बिलो बेसिक 70% बच्चे हैं। ये इस स्थिति को हम लोगों को सुधारना होगा और इस पर हम ही लोग काम कर सकते हैं जो बच्चों से प्रतिदिन रूबरू होते हैं, जिसमें अपने लक्ष्य को जिला का औसत, बिहार के सभी जिला का जो औसत मान है NAS में वो है 32%, राज्य का स्तर है 35% तथा राष्ट्रीय स्तर है 37%। तो हम अपना लक्ष्य राष्ट्रीय स्तर के आसपास रखते हैं, 37 से 40% के बीच रखते हैं। और इसमें जो सबसे नेगेटिव बात इस रिपोर्ट में जो हम लोगों के लिए है कि वो बिलो बेसिक 70% बच्चे हमारे विषय में हैं। उसको सुधारने के लिए हम लोग सबसे पहले तो उस बच्चों का जो 70% में आ रहे हैं हमारी कक्षा में, उन कक्षा उसको विशेष कक्षा देंगे, पुस्तक कक्षा देंगे, समाज कक्षा के साथ ही साथ उनके पेरेंट्स को हम लोग अलग से बुलाएंगे और पेरेंट टीचर एसोसिएशन में उनके घर के अंदर, परिवेश के अंदर कौन सी समस्याएं हैं इनका एक रिपोर्ट लेंगे और उस रिपोर्ट पर विचार करेंगे कि आखिर बच्चे में 70% बिलो बेसिक क्यों हो रहा है, इससे एक आउटकम निकालने का प्रयास है। फिर इसके बाद SCRT द्वारा विकसित सीखने की प्रतिफल दस्तावेज का तो हिंदी विषय का कोई डाटा उपलब्ध नहीं था, तो हमने एक ओवरऑल जो डाटा है एवरेज प्रत्येक जिला का पूरे बिहार में, उस डाटा को हमने रखने का काम किया है। आप देख सकते हैं इसमें बांका का नंबर 29वें पायदान पे है, यानी 38 जिले में 29वां नंबर बांका का आता है। तो ऊपर दिए गए NSA 2021 के सर्वे के आंकड़े से स्पष्ट हो रहा है कि बिहार के बांका जिला का कक्षा 10 का ओवरऑल परफॉर्मेंस सर्वे में दिए गए जिलावार सूची में अंतिम के 90 पायदान पर है। यह दुखद है, इसमें सुधार करने की सख्त जरूरत है। इसी उद्देश्य से बाबा डाइट के विद्वान व्याख्याताओं के माध्यम से 5 दिवसीय increase the efficiency of the students. So if we teach in the classes, we always provide the example that is related to the lower classes. Always we insert into the class, we must be recall them that we have studied in the last classes. We are using the tools and techniques, but we not use advanced tools and techniques. Suppose TLM at present time the provided by the consists of 3-dimensional figures. That is a good TLM for the students. We emphasis on it and we always want to use these types of the TLM for the students because the figure are in running position. If the any figure allotted on the television, they provide only 2 dimension length and breadth, but do not know about the back side of this figure. 3-dimensional figure and each and every step providing clearly visible, so students learn it very clearly. Next test is only 3 tests provided by the government. Personally, AP arise the test
पूछे, 2 क्वेश्चन पूछे, 3 क्वेश्चन पूछे, तो इससे होता क्या है, बच्चा धीरे 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 उस चैप्टर के निकट आना शुरू कर देता है। तब जाके अंत में उसको बोलते हैं तुम अच्छा गेस करो तो क्या पढ़ाने वाले हैं। गणितीय भाषा में नहीं बोल पाता है वो, तो फिर उसको हम शुद्ध करके उसके पर लिखते हैं, अब हम यही चैप्टर पढ़ेंगे। जैसे समूह का जब अध्ययन करने जाएंगे तो सहभागी अवलोकन मेथड का प्रयोग करेंगे और उनसे साक्षात्कार विधि का जो है हम प्रयोग करते हुए बच्चों को स्वतंत्रता देते हुए उनसे हम कतिपय प्रश्नों से जो है उनके द्वारा देखी हुई और अनुभव की हुई बातों को अपने नोट करेंगे और तत्पश्चात बच्चे को ठीक उसी तरह कि पहले हम उदाहरण और फिर तब हम नियम परिभाषा सिद्धांत आदि की ओर अग्रसर होंगे, तब बच्चे में जो है अधिगम का प्रतिफल वह बड़ा ही प्रभावपूर्ण तरीके से होगा। इसी प्रकार यदि हम दूसरे अध्ययन विषय को देखते हैं, जैसे संस्कृति तथा सामाजिकरण, सीधी सी बात है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो वह एक जैविक प्राणी होता है, लेकिन उसमें सीखने का गुण विद्यमान होता है। और जब बच्चा समाज में परिवार में रहकर पलता बढ़ता है तो धीरे धीरे अपने माता पिता से जो है सामाजिक गुणों का छोटे छोटे कंसेप्ट का, या गिलास है या मम्मा है या पापा है या चाचा है या चाची है, इन सभी बातों को वो समाज परिवार में अपने माता पिता के द्वारा सीखता है और यह सीखने की प्रक्रिया ही समाजीकरण कहलाती है, जिसके द्वारा बच्चा जैविक से सामाजिक प्राणी होता है। और मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और मैं कलिंग उच्च विद्यालय खैरा से हूँ। और ये जो 5 दिवसीय कार्यशाला रही है बहुत ही जबरदस्त रही। मुख्य रूप से हमें सीखने को मिला कि हमको अपने अंदर क्या बदलाव लाना है जिससे हम बच्चों में बड़ा बदलाव ला सकें, है ना, उनके अधिगम की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकें। तो जो मैं कुछ करने वाला हूँ, तो मैं बहुत कुछ हूँ, टाइम नहीं है, बट जो करना है, जो चीजें मुझे करनी है जाकर विद्यालय में, बताइए पहले नवीनतम तरीकों का इस्तेमाल करूंगा। जैसे मैं इंटरनेशनल फिटनेस कोच हूँ टीचर के अतिरिक्त, तो मैं जूम एप्लीकेशन यूज करता हूँ, गूगल मीट यूज करता हूँ, नई नई टेक्नोलॉजी मैं यूज करता हूँ। उससे मैं बहुत सारे लोगों की मदद करता हूँ, न सिर्फ इंडिया से बाहर। तो मैं बच्चों को अब सोशल साइंस की पढ़ाई से क्लासरूम में नहीं, उनके घर तक ले जाऊंगा। और इसके विषय में मैंने बहुत अच्छा प्लान किया कि अभी बच्चों को मैं अपने मेरे बच्चे खुले रहेंगे, मैं उनको टाइम पे दूंगा, 8 बजे रात को आपको आना है तो 8 बजे रात को। ये मीटिंग आईडी है, ये पासवर्ड है, आप आ सकते हो, इस विषय पर सारे सवाल आप मेरे से करो। तो ये कुछ मैं नए इन्वेंशन करने जा रहा हूँ। मुख्य रूप से मेरा उद्देश्य रहेगा बच्चों की एक्टिविटी को बढ़ा देना, उनके अंदर क्यूरियोसिटी को बढ़ा देना, उनके सवालात को बढ़ा देना, जवाब तो इधर हाजिर है। थैंक यू। तो विद्यालय में एक समय सीमित तक और उतने ही शिक्षा देने की प्रयास करेंगे जो बच्चा जितना ग्रहण कर सके। ऐसा न दे कि वो तो ऐसा भी ना हो कि सूखा हो,
सुखाड़ दिल्ली बॉम्बे आगरा में टोटली का सम्मान करता है, तो दोनों के कार्यशैली में फर्क पड़ेगा। दोनों काम करेगा, अगर बच्चा पलंग बनाएगा, दोनों की कार्यशैली में फर्क आएगा। अगर हम यहाँ से जा रहे हैं शिक्षा लेंगे तो हमारे पढ़ाई में हम तब्दीली आना चाहिए था। विद्यालय वही रहेंगे, कक्षाएं वही रहेंगे, किताबें वही रहेंगी, लेकिन हमारे पढ़ाई का अंदाज बदल जाएगा। धन्यवाद सर। पहले आप मोबाइल को नहीं चलाना जानते थे, अब जान रहे हैं। पहले हम लोग शुरू पुराने समय को देखें तो समय के अनुसार अपने संस्थान के लिए कार्ययोजना का निर्माण एवं प्रस्तुतिकरण कर रहा हूँ। NAS 2021 के आधार पर खाता खुलने का समेकित आंकड़ा 30% है। और मंत्री जे सब कुछ हुआ पारे सब है कुछ करवे करवे कुछ नहीं। ये नहीं होना चाहिए मैडम, हम पूछेंगे आपको फोन करके कि वीडियो भेजिए कितना क्विज करवाया आपने, एक सप्ताह में कितना क्विज हुआ, एक महीना में कितना क्विज हुआ, बच्चों से बात कराए कि मैडम सही कही गलत है। मैं स्मार्ट क्लास करवाती हूँ, आप लेती हूँ। जी धन्यवाद मैम, आपसे मैं यही आशा करती हूँ। धन्यवाद। आपका सब्जेक्ट जी तो बच्चे में एकदम पढ़ते नहीं, तो उसको ना मेरी कोशिश और लाइब्रेरी हर बच्चे को मिले। मैडम भले 10वीं के बच्चे हों, हाई स्कूल बोर्डिंग को सारा विषय नहीं है। मैं कोशिश करूंगी कि विभिन्न प्रकार के किताबों के जरिए और सर्टिफिकेट वितरण के लिए मैं ओवर टू अनुज सर। जी इस के अंतिम तुरंत इस अंतिम सत्र में स्वागत अभिनंदन। चूंकि आप सभी लोग दूर से आए हैं, इसलिए तुरंत जो है सबसे पहले नाम ही कॉल किया जाता है। आप सभी लोगों को सेट होगा, इसके पश्चात एक फोटो सेशन